अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस चैप्टर में ना हम करेंगे चैप्टर 44 एविएशन, हाई एल्टीट्यूड और स्पेस फिजियोलॉजी। इसकी डिटेल्स ये पार्ट रिस्पिरेशन का ही है कि किस तरह से आप अल्टीट्यूड पे जाते हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये गाइडर में एक अलग पोर्शन में है एविएशन, स्पेस, डीप सी फिजियोलॉजी। दो ही चैप्टर हैं इसमें, एक डीप सी फिजियोलॉजी का अल्टीट्यूड पे जाके क्या होता है, और इसका पेट क्वेश्चन आ जाता होता है। डीप सी फिजियोलॉजी में से तो एक ही क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताऊंगी, क्लिनिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है, 90% चांसेस होते हैं कि वही आ जाएगा उसमें से। अच्छा, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ लो ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो बॉडी पे क्या अफेक्ट करेगा, ये किस तरह से आपका इसका ताल्लुक जो है रेगुलेशन के साथ है कि किस तरह से चीज़ जो है ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा। फिर इसके बाद एल्वेलर प्रेशर है, डिफरेंट एलिवेशन जो है ये आपने देखना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि PO2 का प्रेशर जो है वो डिफरेंट, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जा रहे हो तो वो कम होता जा रहा है, और उससे आपकी बॉडी पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो है जैसे ग्राफ है, अभी आप हाइट पे हो, ज़मीन पे हो, ठीक है, या सी लेवल पे हो, तो ये वाली आपकी वैल्यूज़ हैं। तो उसके बाद आप थोड़ी सी हाइट पे गए हो, इस हाइट पे गए हो, तो आपके पास जो वैल्यूज़ में जो है वो देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से 523 हो गया है, ऑक्सीजन जो 159 थी वो 110 हो गई है। आप और हाइट पे जाते जा रहे हो तो ऑक्सीजन कम होती जा रही है, ठीक। तो इस तरह से ये एक रिलेट करना है चीज़ों को बस, तो याद नहीं करने वाली इतनी चीज़ें याद रहती भी नहीं है, और बहुत कम सिलेबस तो नहीं होता यार। अफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन ऑन एल्वेलर PO2 एट डिफरेंट एल्टीट्यूड, ठीक है। अब अगर जो है फॉर एग्जांपल आप ने मतलब कि वो अपने ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं ना, लेकिन उस ऑक्सीजन में भी मिक्सड होती है। अगर प्योर ऑक्सीजन आप लेते हैं तो उससे क्या क्या होता है, सीलिंग व्हेन ब्रीदिंग एयर एंड व्हेन द सीलिंग व्हेन ब्रीदिंग एयर एंड व्हेन ब्रीदिंग ऑक्सीजन इन अनप्रेशराइज्ड एयरप्लेन, ठीक है। ये सारे हमने देखने हैं। फिर उसके बाद एक्यूट इफेक्ट्स हाइपोक्सिया, ठीक है, अगर कम होता है तो क्या होता है, एक्नाइजेशन जो है वो PO2 कम होती है, उसके साथ हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज कर जाती है। ये ना सारी जितनी भी चीज़ें ना कहानी है, कहानी मतलब सिर्फ आपको कंसेप्ट इनका आना चाहिए। जब इनका क्वेश्चन आता है ना तो इनका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि स्पेस में अगर आप जा रहे हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो आपने इनको इतनी कहानी नहीं लिखनी होती, कहानी का नंबर कोई नहीं होते, पॉइंट्स बना के लिखने होते हैं। गाइटर ने कहानी लिखी आपको समझाने के लिए, आपने जो है उसके पॉइंट्स बना के लिखने। अच्छा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ बॉडी के अंदर, ठीक है, ये चेंजेस है, इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना होता है एक चीज़ के अंदर। तो इसको आपने रीड करना है इस तरह से कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, रोल ऑफ आर्टीरियल कीमोरिसेप्टर, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है अगर ऑक्सीजन कम है तो। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। आप हाइट पे जा रहे हो तो क्या होगा, आपके जो RBC है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, एरेथ्रोपोइसिस जैसे आप कहते हैं, ठीक है। RBC ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि अब आपके पास ऑक्सीजन कम है, ताकि ज़्यादा जो देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास पहले जो है ना एक चीज़ कम है और ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा चाहिए, तो जो इधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो RBC है ना, तो RBC ज़्यादा हो जाएंगे ताकि वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सके। हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन करेगी आपकी बॉडी। ये जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इंक्रीज ड्यूरिंग कैपेसिटी, डिफियन कैपेसिटी, तो डिफियन कैपेसिटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पहले अगर कम जा रही थी, यानी अगर मेरे हार्ट में डिफियन कैपेसिटी कम है ना, तो जो एस्ट्रोनॉट है उसकी हार्ट मतलब कि उन हार्ट में क्यों बोल रही हैं, आई एम सॉरी। अच्छा, उनमें जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी जो है ना उनकी लंग्स में जो डिफरेंट गैसेस की वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन, इंक्रीज टिश्यू कैपिलरी, टिश्यू कैपिलैरिटी, ठीक है। तो सर्कुलेटरी टिश्यू के अंदर जो कैपिलरीज है ना, नेटवर्क कैपिलरीज ने क्या करना है, ये आपका टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है ये, और टिश्यू कैपिलरीज ने क्या करना है, तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं होती है, तो टिश्यू के पास जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ये भी ज़्यादा हो जाता है। फिर सेलुलर एक्लिमेटाइजेशन जो है वो कैसे होती है कि उसमें डिफरेंट एंजाइम्स का लेवल चेंज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, जो ऑक्सीजन को ना ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर सके। ऑक्सीजन कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, तो जो ऑक्सीजन के जो डाकू हैं ना वो ज़्यादा हो जाएंगे ताकि वो लूट मार अच्छी कर सकें। फॉर एग्जांपल RBC ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन को लेके जा सकें। हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया है ताकि ऑक्सीजन को पकड़ा जा सके। इसके अलावा जो है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा कर दी है, ठीक है, क्या भाम भाम के सांस ले, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर को आए। फिर जो है डिफियन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा कर दिया ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज़ हो। टिश्यूज़ के पास कैपिलरी का नेटवर्क ज़्यादा कर दिया है। सेल ने अपने एंजाइम्स अच्छे कर लिए हैं ताकि मैं ज़्यादा खींच सकूँ। तो ये सारी चेंजेस जो आ रहे हैं ना, इसको आपने मतलब के पढ़ना है। अगर एक पे आता है तो फिर उसकी डिटेल आपको पता नहीं चाहिए, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पे, और अगर वैसे आता है तो आपको मोटी मोटी जो हेडिंग्स हैं चीज़ें इनको आपने लिखना होगा। इसके अलावा हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स, अब मास्टर स्विच फॉर द बॉडी रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो है ना ये डिफरेंट चीज़ें करवाता है, ठीक है, ये
वो चीज़ें एक्टिवेट करवाएगा, जिससे आपके आरबीसीज़ की प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा होगी। तो ये हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और वैसे भी। नेचुरल एक्लिमेटाइजेशन ऑफ नेटिव ह्यूमन बींग्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। अब देखें, एक तो ये है, दूसरी चीज़ मैंने ऊपर पढ़ी, दूसरा अगर एक नॉर्मल बंदा है जैसे मेरा, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो, और अगर मैं वहीं पे रहना शुरू कर देती हूँ, एक होता है कि 2 दिन बाद आपने सैर किया वापस आ गए, वो एक अलग बात है। अगर मैं वहाँ पे रहना शुरू कर देती हूँ, मेरी बॉडी जो है वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर जाएगी, उस कम ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर जाएगी, कुछ चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हम इसमें पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आप पूछ लेते हैं। रिड्यूस वर्क कैपेसिटी एट हाई एल्टीट्यूड एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। ये देखेंगे कि एक्लिमेटाइजेशन जो है इसका होता है, इसका बेसिक मतलब पता है क्या है, आदी हो जाना किसी चीज़ का, मतलब वो कहते हैं ना ढीठ हो जाना, अब उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चीज़। अच्छा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यस, दिस इज़ द क्वेश्चन जो पूछ लेंगे आपसे। एक्यूट माउंटेन सिकनेस और हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, कि अगर आप ज़्यादा ऊपर जाते हो तो उससे क्या होगा, एक तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होगी, ठीक है। इसमें जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, जिसमें हमारे पास जैसे एक्यूट सेरेब्रल एडिमा जो है वो होता है, ठीक है, कि आपकी जो वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, कैपिलरी से ब्लड जो है वो वाटर कंटेंट जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है कि ज़्यादा होने की वजह से, और डिफरेंट कॉजेज होते हैं। फिर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा भी हो जाता है, तो ये सारे आपने लिखना है। फिर इसके अलावा क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस, ठीक है, ये सिकनेस, ये डिजीज़ जो है ना, चैप्टर में से अगर लैदा से आए ना तो क्लिनिकल साइड पेपर आए तो ये आ जाता है क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस, ये ऐसे हुए बता देंगे। एक पेशेंट है जिसे सेरेब्रल एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा है, वो ठीक है हाइट पर गया था, और फिर उसके बाद जो है उसका डिजीनेस वगैरह फील हुई है, और ये वो, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बताना होता है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोज करके उसके आगे चीज़ें लिखनी होती हैं, फीचर्स वगैरह। इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स इन द बॉडी इन द एविएशन स्पेस फिजियोलॉजी, ठीक है। इस चीज़ को हम देखेंगे और बहुत मज़े के करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब हम एविएशन पे जा रहे हैं, ठीक है। एक अल्टीट्यूड था, यानी कि अब आप स्पेस इधर उधर, ठीक है, जा रहे हो, ठीक है। नेगेटिव जी का क्या इफेक्ट होता है, आपके वर्टिब्रा टूट सकते हैं ज़्यादा ऊपर जाने से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था उनकी बॉडी में, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल, ये सारी चीज़ें ना, ये डिटेल ज़्यादा लिखी हुई है, इतनी आपने पेपर में नहीं लिखनी, ये आपने समझनी है, और इसको कम करके जो वैल्यूज़ होती हैं ये बेसिकली लिखनी होती हैं, और थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट करके इनको लिखना होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आता होता है। अफेक्ट्स ऑफ लीनियर एक्सीलरेटरी फोर्सेज ऑन द बॉडी, ठीक है। ये जो है वो स्पेस ट्रैवल में क्या लीनियर फोर्सेज आती है, ठीक है। पैराशूट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, ये इतना नहीं, जो मैंने आपको लास्ट में बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफ के अकॉर्डिंग। आर्टिफिशियल क्लाइमेट इन द सील्ड स्पेस क्राफ्ट, नहीं, इतना नहीं। अच्छा, वेटलेसनेस इन स्पेस, ठीक है, ये आपने मेरे ख्याल है 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। वेटलेसनेस कैसे होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं माइक्रोग्रेविटी के, ठीक है, ये देखेंगे आप। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर चेंजेस जो है वो क्या कैसे होते हैं, यानी कि इस चैप्टर में ना ये कहानी है, आपने जो इसमें से चीज़ें पिक करनी है वो आपने एक तो 2 क्लिनिकल, ठीक है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस, उसमें क्या होता है। दूसरा, आप हाइट पे जा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से आरबीसी ज़्यादा हो रहे हैं, क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, ये आपने देखना होगा, ठीक है। और जो बाकी की जो कहानी है वो आपने पढ़ लेनी है, और ये वाली जो चीज़ है जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटरी फोर्स इन द बॉडी की ग्रेविटी, ठीक है। अचानक से जो है ना वो प्लेन ऊपर को जाने लगा है, देखो, तो आपकी बॉडी में कौन सी चेंजेस आएगी, और जब वो मतलब कि एक बाद में वो एक स्पीड मेंटेन कर लेता है तो ठीक है, और जब अचानक से वो नीचे आने लगता है यानी कि कम करता है, तो फिर आपकी बॉडी पे क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। और आपने उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना होता है वो चीज़ें, तो ये चीज़ें आपने इस चैप्टर से ना पकड़ लेनी है।